नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आपको बता दें कि हमारा खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार एमपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, आपकी और हमारी बात करते हैं। खास तौर पर कोशिश भी ये रहती है ऐसे सवालों को उठाने की जिसका जवाब आप तक पहुँचे। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको हमारे विषय विशेषज्ञ से मिलवाते हैं और उसके अलावा कोशिश ये रहती है कि ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचे जिसके माध्यम से आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले तिथि पर नज़र डालते हैं कि आखिर आज कौन सी तिथि है और क्या पंचांग कहता है। तो तिथि की अगर हम बात कर लें तो विक्रम संवत 2081 की चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज 11 अप्रैल 2024 का दिन है और आज वार गुरुवार है। तो तिथि की हमने बात कर ली और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इतिहास की ओर नज़र डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि तकरीबन 1 महीने तक खुदा की इबादत करने के बाद आज देश और दुनिया में ईद का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। तो पूरी मध्य प्रदेश दूरदर्शन की टीम की तरफ से आप सभी को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए और जान लेते हैं कि आखिर आज का दिन इतिहास के पन्नों में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो 1999 में आज के ही दिन फिलीपींस सरकार ने एक स्कूल गोद लो की अनोखी घोषणा की थी और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 1999 में 11 अप्रैल के दिन ही अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 1972 में आज के दिन यूएसएसआर ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1970 में 11 अप्रैल के दिन ही अमेरिका ने चंद्रमा अभियान के लिए अपोलो 13 कार्यक्रम शुरू किया। 1930 में आज के ही दिन ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला जनता के लिए खोला गया था। तो ये माना जा सकता है कि इतिहास की ओर यदि हम नज़र डालते हैं तो कई ऐसी खास बातें हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तमाम ऐसी बातें हमने इतिहास के माध्यम से जानी और अब विचार पर हम नज़र डाल देते हैं। कहा यह जाता है कि अगर एक अच्छे विचार से हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन बेहतर होता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति में भी वो विचार कहीं ना कहीं आत्मसात होता है। तो आज का विचार है, हमारा सफ़र कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है लेकिन उसका आना अनिवार्य है। तो ये माना जा सकता है कि भले ही आपके जीवन में कितनी भी असफलताएं हैं, कितने भी आपका जो गोल है उसको पाने में आप दूर हो, लेकिन कोशिश लगातार हमें करते रहना चाहिए। और इसके साथ आपको बता दें कि यदि हम मतदान की बात कर लेते हैं तो लगातार मतदान को देखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि कई ऐसे युवा हैं जो अपनी बातें रखते हैं और लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। युवाओं की बात कर ली जाए तो तकरीबन 1,80,00,000 ऐसे युवा हैं जो कि मतदान करने वाले हैं। ये माना जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में यदि युवा मतदान करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सरकारों की बात कर ली जाए तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, लेकिन युवाओं का मिशन क्या है, युवाओं का गोल क्या है, ये हम समझेंगे युवाओं से। तो हमारे साथ कुछ ऐसे युवा जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनका सोचना क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर। देना है सभी की जिम्मेदारी। जय हिंद। मैं आयुषी सिन्हा, स्वयं सेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। यदि आपकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक है तो आइए देश के 18वें लोकसभा चुनाव में अपना योगदान दें। ध्यान रहे, नेता चुनते वक्त उनकी विकास एवं प्रगतिशील विचारधारा पर ध्यान दें, ना कि पैसे के लालच में आकर अपना मत यूं ही जाया कर दें। याद रखें, जागरूक मतदाता देश का भाग्य बताता। जय हिंद।
तो ये तो युवाओं को हमने जाना कि आखिर उनका क्या कहना है, लेकिन उसके पहले यदि हम युवाओं की बात कर लें तो महिलाओं की और युवा जो लड़कियां हैं उनका क्या सोचना है ये हमने जाना। लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर युवा हमारे लिए कैसी सरकार चाहते हैं, किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई उनके ऐसे मिशन हैं, कई ऐसे गोल हैं जो कि वो आने वाले नेता या सरकार में देखना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं दूसरे युवा जो हमारे साथ जुड़े उनका क्या कहना है। अपने देश के लिए मेरा पहला वोट, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने देश के भविष्य के निर्माण के लिए अपना योगदान देते हैं। यह वोट मेरे लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि यह न केवल सिर्फ मेरा एक अधिकार है बल्कि अपने देश के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी भी है, और मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना योगदान और संतुलन देने के लिए तैयार हूँ। यह वोट केवल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि यह वोट मेरे देश के लिए है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये हमने जाना कि आखिर युवाओं का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनका सोचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि आज नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, नवरात्रि के पर्व का आज तीसरा दिन है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और ये माना जाता है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का यदि उन्हें भोग लगाया जाता है तो जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके सभी सपने पूरे हो जाते हैं। तो नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है, ये एक भजन सुनते हैं। इसी प्रकार आवाहन करते हैं जैसे कि एक पुत्र अपनी माँ को बुलाता है। भक्ति के इन कुछ ही बोलों को लेकर हमारे बीच आ रही हैं रीति डोडिया जी, जिनके भजन के बोल हैं, हम पलकें बिछाए बैठे हैं कब आओगी माँ। चलिए हम सभी मिलकर रीति जी के साथ माता का आवाहन करें। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हम पलके बिछाए बैठे हैं कब आओगी माँ, हम पलके बिछाए बैठे हैं कब आओगी माँ, हम घर को सजाए बैठे हैं कब आओगी माँ, घर अंगना चौक पुराए, घर बंधन बार सजाए, घर अंगना चौक पुराए, घर बंधन बार सजाए, हम आस लगाए बैठे हैं कब आओगी माँ, हम पलके बिछाए बैठे हैं कब आओगी माँ। तेरी ही मूरत मन में बसी है, तेरे दरस की आस जगी है, तेरी ही मूरत मन में बसी है, तेरे दरस की आस जगी है, तू करुणा बरसा दे माता, तेरी कृपाओं की ही कमी है, तेरी कृपाओं की ही कमी है। हम सर को झुकाए बैठे हैं कब आओगी माँ, हम पलके बिछाए बैठे हैं कब आओगी माँ।
चौक पुराए, घर बंधन बार सजाए, घर अंगना चौक पुराए, घर बंधन बार सजाए। हम आस लगाए बैठे हैं कब आओगी माँ, हम पलके बिछाए 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 बैठे। तो नवरात्रि का ये पावन समय चल रहा है और आज हमने माता जी का ये भजन सुना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। और चलिए अब हम विषय पर आते हैं कि आखिर आज हमारा विषय कौन सा है। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस है और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर मातृ सुरक्षा देने के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जाएँ जिसके माध्यम से जो मातृ मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही है उसको रोका जाए। तो हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तवार जी मौजूद हैं। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में और नमस्कार एमपी के इस मंच पर। तो सबसे पहले मैम आपसे यही समझना चाहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने का उद्देश्य आखिर क्या है? देखिए, माताओं का जो स्वास्थ्य है वो किसी भी एक सभ्य समाज की धुरी हम मान सकते हैं। किसी एक समाज की जो बेस है वो उसकी माताएं हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे कहीं विश्व में एक दिन में लगभग 800 से ऊपर माताएं गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपनी जान से हाथ खो बैठती हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरे देश में इस विषय पर जागरूकता के लिए एक दिवस ऐसा मनाया जाए। मेरे हिसाब से तो मातृत्व सुरक्षा दिवस हर दिन है, हर पल है, परंतु इसके लिए अवेयरनेस के लिए ये जो दिन है इसको मनाने की शुरुआत 2003 में की गई थी। और वाइट रिबन अलायंस जो इस विषय में क्षेत्र में काम करने वाली कई जो संस्थाएं हैं उनका एक अलायंस है, उनके कहने पर सरकार ने कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन जो आज का दिन 11 अप्रैल है उस दिन इस दिन की शुरुआत की थी। जी मैम, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे जो गर्भवती या नई माताएं हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के लिए भी क्या प्रयास किए जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि पहले के समय में जो प्रसव है वो अधिकांश घर में हो जाया करते थे। पूरी 9 महीने की गर्भावस्था में महिला डॉक्टर के पास जाती भी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही हैं। संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हो, इसके ऊपर बहुत जागरूकता बढ़ी है पिछले 10 सालों में। गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, इसके लिए भी सरकार और गैर सरकार दोनों तरफ से काफ़ी प्रयत्न हुए हैं। इसका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग। इस दिशा में यदि हम देखें तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कई नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए हैं। गैर सरकारी संस्थाओं को देखें तो फॉक्सी जो स्त्री रोग विशेषज्ञों का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30,000 से ऊपर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ये भी लगातार प्रयत्न कर रहा है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं को समझ सकें। प्रसव के दौरान जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनसे डील करने के लिए डॉक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी लगातार प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो गर्भवती माताएं इस वक्त आपको और हमें देख रही हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं, आखिर वो सावधानियां क्या रखें, उनकी देखभाल के लिए क्या प्रयास करें और खाने में क्या कोई चीज़ें रखनी चाहिए, इसकी जानकारी आप ज़रूर दीजिए। जी बिल्कुल, माता का जो स्वास्थ्य है वो समाज की तो जिम्मेदारी है ही, परिवार की भी है, परंतु माता की खुद की है। जब आप माँ बनने वाली हैं तो गर्भावस्था के दौरान कुछ जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनके कोई लक्षण नहीं होते, यानी सिम्टम्स नहीं होते। जैसे जब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर प्रेगनेंसी में खून की कमी रहती है तो या तो इसके लक्षण नहीं होते या नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में आपको अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। जो मिनिमम विजिट्स का शेड्यूल बताया गया है WHO द्वारा, कम से कम पहली तिमाही में एक बार, दूसरी तिमाही में एक बार और आखिरी तिमाही में लगभग हर महीने में आपको डॉक्टर से संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। इससे कोई भी समस्या पैदा हो उसके पहले ही डॉक्टर उसका निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारी जानलेवा परिस्थिति में जाने से ही हमें रोक सकते हैं। साथ ही दूसरी बहुत बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है खान पान को लेकर। जी,
अधिकतर जो समस्याएं आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जो ब्लड का लेवल है, खून का लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो कम होता है, यानी वो एनीमिक होती हैं। और इसका सीधा संबंध हमारे खान पान से है। तो गर्भावस्था में आयरन रिच चीज़ें खाने का जिम्मेदारी आप सबकी है। इसके साथ ही पोषक तत्व हमारे खाने में बराबर रहें, इसके लिए परिवार की भी जिम्मेदारी है। यदि महिला का हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा रहेगा तो वो ऐसी स्थिति में रहेगी कि कोई भी जटिलता यदि आती भी है तो भी उसका शरीर उसका सामना करने के लिए सक्षम होगा। जी बिल्कुल मैम, मेरा अगला सवाल परिवार को लेकर ही था कि परिवार और पति की कितनी भूमिका रहती है। लेकिन यदि हम टीकाकरण की बात कर लें तो जो 9 महीने का पूरा समय काल रहता है, इसमें कौन कौन से टीके हैं जो कि माताओं को लगने चाहिए? जी, टीकाकरण को लेके अच्छी बात है कि अब काफ़ी अच्छी जागरूकता हो गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके टीकाकरण करती हैं। तो टिटनेस के 2 टीके गर्भावस्था में लगने चाहिए, ये हमें पता ही है। अब जो WHO का रिकमेंडेशन है कि Tdap यानी कि DTP का जो वैक्सीन है वो गर्भवती महिलाओं को आखिरी तिमाही में देना चाहिए। लगभग 100% जो वैक्सीनेशन का कवरेज है वो ऑलमोस्ट इंडिया ने अचीव कर लिया है। तो इस बारे में हमारे जो देश है उसमें अच्छी प्रोग्रेस देखी गई है। जी हाँ बिल्कुल। इस बीच मैम एक कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे और आपको ये बता दिया है हमने कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें वो तमाम सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिसके जवाब आप ज़रूर देंगे। इसके अलावा मैम ये भी समझना चाहेंगे मानसिक जो स्थिति होती है गर्भवती महिला की वो कैसी रहती है और उसमें परिवार के साथ साथ पति की भूमिका कितनी ज़रूरी हो जाती है, ख़ासतौर पर मानसिक स्थिति की बात कर ली जाए तो? जी, गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और हर तिमाही में अलग अलग जो कुछ समस्याएं हैं वो आती हैं। ऐसे समय पे पूरे परिवार का और ख़ास तौर पे पति का साथ में रहना बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था जो है वो महिला अकेली अपने शरीर में बच्चे को ग्रो करती है, पर वो बच्चा पूरे परिवार का है। तो इसीलिए पूरा परिवार इस बात का ध्यान रखे कि गर्भवती महिला नियमित अपने चेकअप के लिए जा रही हैं कि नहीं। डॉक्टर जो उन्हें निर्देश दे रहे हैं, जो आयरन, कैल्शियम, इस तरह के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसका वो सेवन कर रही है कि नहीं। खान पान में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना, आयरन रिच फूड का सेवन करना, इन सब में भी परिवार की भूमिका है, क्योंकि हमारे देश में जो भी निर्णय होते हैं वो परिवार के द्वारा लिए जाते हैं। बिल्कुल। और इस दौरान संस्थागत प्रसव ऐसी जगह पर जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ पर कराना ये भी परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए पति और पूरे परिवार को बहुत सजग रहना चाहिए। बिल्कुल, पति और पूरे परिवार को बहुत सजग रहना होगा। और लगातार हमारे साथ मैम कॉलर भी जुड़ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल से हमारे साथ पूर्वा जी जुड़ चुकी हैं। पूर्वा जी, आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए आप। पूर्वा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप अपना सवाल कर सकती हैं। चलिए, तो लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और ये ज़रूर उम्मीद होगी जिस तरह से मैम लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल उनके रहते हैं। ग्रामीण अंचल की यदि हम बात कर लें तो मैम देखा गया है कि ग्रामीण अंचल में कोशिश तो ये रहती है परिवार की साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ नहीं निर्मित हो पाती। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ख़ासतौर पर यदि हाइजीन की हम बात कर लें तो? ग्रामीण क्षेत्रों में अब हर गांव में, हर छोटी जगह पर भी अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर पोस्टेड रहते हैं। तो अब जो है पिछले 10 सालों में, जहाँ पहले 10 साल पहले अधिकतर प्रसव घर में होते थे, घर में प्रसव जब होते थे तो उसमें इन्फेक्शंस, बहुत सारी जटिलताएं रहती थी, मातृ मृत्यु दर उसमें कहीं ज़्यादा रहती है। जब से सरकार ने और समाज ने इन हेल्थ सिस्टम्स को हमने स्ट्रेंथन किया है, तब से अब हर जन को एक ऐसी संस्था है पास में जहाँ पर वो सुरक्षित प्रसव करा सकते हैं। साथ ही लक्ष्य अभियान यानी लेबर रूम की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का इनिशिएटिव पूरे देश में चलाया जा रहा है। इससे जहाँ पर प्रसव होता है वो जगह सेफ है, वहाँ इमरजेंसी से निपटने के सारे साधन हैं, ये इसके द्वारा इंश्योर किया जाता है। तो इसके कारण भी मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और इसके कारण भी जो अब प्रसव है वो अधिक सुरक्षित होता है। जी मैम, ये भी जानना चाहेंगे यदि हम कुछ पुराने समय की बात कर लें तो ये माना जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस इसे कैसे मानता है कि गर्भवती महिलाओं को जो बेड का रेस्ट का समय है वो सही समय क्या है और कितने समय तक रेस्ट करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल यानी एक जीवन का भाग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्भावस्था में हमें बिस्तर पे रहना चाहिए या हमें अधिक आराम की आवश्यकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं किन्हीं महिलाओं में जिनमें उन्हें ज़्यादा एक्टिविटी करना सही नहीं रहता।
ऐसी स्थिति में चिकित्सक उन्हें परामर्श देते हैं और उस हिसाब से उन्हें रेस्ट की या फिर नौकरी से छुट्टी लेनी चाहिए। परंतु आम तौर पे गर्भावस्था में हम यही कहते हैं कि आप एक्टिव रहिए, अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो आप बखूबी निभा सकते हैं। बेड रेस्ट से अधिकतर केसेस में यदि कोई जटिलताएं नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जी, इसके अलावा मैम सावधानियां भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 2 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे माताओं की जान को प्रसव और गर्भावस्था के दौरान खतरा रहता है। पहला है एनीमिया और दूसरा है गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ना। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान हर तिमाही में हीमोग्लोबिन की जांच करना बहुत आवश्यक है। हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए सरकार द्वारा फ्री आयरन की टैबलेट्स हर जगह मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही यदि आप किसी प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाते हैं वो भी आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिखते हैं। जी, तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखिए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ना भी एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है और इसके, जैसे मैंने कहा, कोई लक्षण नहीं होते, पेशेंट को इसके सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए गर्भावस्था की हर तिमाही में ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना और यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शरीर पे सूजन है, तो उचित डॉक्टर की देखरेख में अपना प्रसव कराना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि खून की कमी और गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ना, इन 2 कारणों को हम कंट्रोल कर पाते हैं तो मातृ मृत्यु दर में बहुत अच्छी कमी दिखाई दे सकती जी। है। अब हम इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, जो 9 महीने का समय काल रहता है, इसमें जांचें आखिर कितनी ज़रूरी हो जाती हैं और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कितना ज़रूरी हो जाता है। जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, तो कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्यों है। गर्भावस्था में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक केवल सुपरविजन के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्भावस्था की जटिलताओं के कोई लक्षण नहीं होंगे। लक्षण जब तक आते हैं तब तक स्थिति बहुत आगे जा चुकी रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसे हम प्री एक्लैम्शिया कहते हैं। ये मातृ मृत्यु दर का हमारे देश में एक बहुत बड़ा कारण है। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि इसके कोई भी लक्षण नहीं होते। ब्लड प्रेशर जब प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो कई बार गर्भवती महिलाओं को पता भी नहीं चलता। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी वो आपका ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे, इस परिस्थिति का जल्दी निदान नहीं हो पाएगा। जब तक इसके लक्षण आते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, पेट में तेज़ दर्द होना, आँख के सामने अंधेरा आना, तब तक स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी रहती है और इसमें कई बार उसको सेफली मैनेज करना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नियमित अंतराल में डॉक्टर की विजिट्स, वहाँ पर आपकी खून की जांचें, पेशाब की जांच और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग, और साथ ही बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं, इसके लिए नियमित अंतराल पे सोनोग्राफी, ये हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कई बार अवेयरनेस नहीं रहती और परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? परिवार को खुद ही जागरूक होना चाहिए यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो? बिल्कुल। आमतौर पे ये भी सोच रहती है कि हमने गर्भावस्था में बराबर चेकअप कराए हैं, सप्लीमेंट बराबर खाए हैं, तो अब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो कि जानलेवा हो, परंतु ऐसा नहीं है। 15 में से एक गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर की असिस्टेंस की आवश्यकता पड़े, और ये स्थिति बिना बताए आती है, यानी कि गर्भावस्था के पहले अचानक ब्लीडिंग होना, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा, प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, ये सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इमरजेंसी में आती हैं। तो सिर्फ 9 महीने में चेकअप कराना ही बहुत नहीं है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अब जब बच्चा हमारे घर आने वाला है, जब प्रसव शुरू होगा, उस समय कौन सा वो हॉस्पिटल है जहाँ पर हमें जाना है, क्या वो साधन है जिससे हम अस्पताल तक पहुँचेंगे, और क्या वो वार्निंग सिम्टम्स हैं जिससे परिवार को सजग होना चाहिए और इमीडिएटली अस्पताल में महिला को ले जाना चाहिए। ये सब भी जानना परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। जी, तो हमारे साथ मैम यहाँ पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आशीष जी हैं। आशीष जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि ये सुरक्षित मातृत्व की बात कर रहे हैं और घर में मातृत्व सबसे सुरक्षित है, सबसे कम ध्यान वो रखती है, घर वाले भी सबसे कम ध्यान रखते हैं, तो ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए जिन बातों ध्यान की सुरक्षित मातृत्व हो सकते हैं? जी मैम, इनका सवाल ये है कि गर्भवती माताओं के लिए क्या ऐसा घर में माहौल रहना चाहिए, क्या ऐसी जटिलताएं हैं उनको दूर करने के लिए घर वालों को क्या प्रयास करने चाहिए? सबसे पहले जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं तो घर का एक मेंबर ज़रूर जाए, क्योंकि डॉक्टर जो सलाह आपको देंगे खान पान से संबंधित, शिशु के विकास को लेके, सोनोग्राफी के अंतराल के ऊपर, तो ये परिवार के एक व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। जब महिला गर्भवती होती है तो वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती है।
अब इसमें जो वार्निंग साइंस हैं, यानी कि स्पेशली आखिरी तिमाही में क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे होने पर तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमारे पास क्या साधन है, कौन से अस्पताल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हर समय रहेगी जहाँ पे सारी सुविधाएं हमको मिल सके, इन सब के बारे में जानकारी परिवार के किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को होना बहुत आवश्यक है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, सिर्फ चिकित्सकीय के अलावा इस समय गर्भ में जो बच्चा है वो बातें जो भी आसपास हो रही हैं वो सुन सकता है, माँ के जो मन में भावनाएं आ रही हैं वो एग्जैक्टली बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इस समय परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए कि होने वाले शिशु पर एक सकारात्मक उसका असर हो, क्योंकि जो 9 महीने की गर्भावस्था में माता का जो मेंटल मेकअप होता है वो ही कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य में और उसके मेंटल मेकअप को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जी। तो परिवार में अच्छा माहौल रहे, पॉजिटिव माहौल रहे और एनकरेजिंग माहौल रहे, और साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी अपनी नहीं भूलें कि इमरजेंसी की स्थिति में किसके पास जाना है, कैसे सेफली हमें ये पूरी जो सफ़र है वो तय करना है। मैम, इसके पहले आपने वार्निंग की बात कही थी कि ऐसे वार्निंग लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या इनकी शुरुआती भी कोई ऐसे लक्षण हैं जो कि पहले गर्भवती माताएं या जो परिवार है वो समझ सके कि अब जो समस्या है, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली गर्भवती महिलाओं को? जी, यदि हम तीनों तिमाही की बात करें तो गर्भावस्था की पहली तिमाही में यदि रक्तस्राव हो रहा है तो ये मिसकैरेज का एक सिम्टम हो सकता है, गर्भपात का एक लक्षण हो सकता है, और ऐसी स्थिति में हमें घर में रहने की बजाय इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी तिमाही में यदि पेट में नीचे के तरफ ज़्यादा दर्द हो, रुक रुक के दर्द हो, यदि पानी जाने लगे, इस स्थिति में भी हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। आखिरी तिमाही में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि महिला को रक्तस्राव शुरू हो जाए, पानी की थैली फट जाए या फिर लेबर पेन्स होने लगे, तब आपको डॉक्टर के पास में लेके जाना है। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अधिक अवेयरनेस नहीं है, और वो ये है कि यदि गर्भवती महिला को शरीर पे बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है तो या तो ये खून की कमी के कारण हो सकता है या फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक साइन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से चेकअप कराना मत भूलिए। ये मत सोचिए कि गर्भावस्था में तो सूजन नॉर्मल है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान यदि महिला को तेज़ सिर दर्द हो तो ये भी प्री एक्लैम्पशिया नाम की बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। तो इसे भी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, अपने घरेलू रेमेडीज़ नहीं करने हैं, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैम, कई पुरानी अगर हम बातें कर लें तो ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्भवती महिला के सामने आती हैं और इनसे फेस करना होता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये पूरे 9 महीने का जो समय है बहुत अच्छे तरीके से बीत सकता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मैम, टीकाकरण का सही समय क्या होता है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान 2 टिटनेस के टीके लगना आवश्यक है। पहला हम तीसरे महीने में लगाते हैं, दूसरा जो टीका है वो अब रिकमेंडेशन है कि 7वें महीने के बाद टीडैप का टीका लगना चाहिए। ये यदि 2 टीके लगते हैं तो जो नियोनेटल टेटनस है उससे जो बच्चा है उसका पूरी तरह से बचाव हो सकता है। जी मैम, ये भी जानना चाहेंगे बच्चों की यदि हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर से जुड़े भी टीके हैं जो क्या बच्चों को इस वक्त लग रहे हैं? जी, सर्वाइकल कैंसर लगभग एक ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है, और इसका जो टीकाकरण है वो जितनी कम उम्र में लगाया जाए उतना ये इफ़ेक्टिव होता है। टीके की उम्र से भी यदि ज़्यादा महिला की उम्र हो चुकी है, यानी 25 वर्ष से पार है महिलाएं, तो भी कुछ ऐसे और तरीके हैं जैसे कि पैप्समियर HPV टेस्टिंग, जिससे कैंसर होने से पहले ही हम इसको पकड़ सकते हैं और कैंसर को ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे गर्भवती महिलाओं की जो 9 महीने का समय रहता है, इसमें जो जटिलताएं आती हैं, इन जटिलताओं को आखिर एक परिवार कैसे दूर कर सकता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी? इसमें आपको मुख्यतः 2 चीज़ें करनी है। पहला, जैसे मैंने बताया कि घर में एक खुशनुमा माहौल रखें, एनकरेजिंग माहौल रखें। प्रेगनेंसी को महिला भी बीमारी की तरह नहीं देखे कि हमें बिस्तर पे रहना है। वो सारे काम आप कर सकती हैं जो एक नॉर्मल रूटीन रोज़मर्रा के काम होते हैं। दूसरा, डॉक्टर इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर से तारतम्य बनाकर नियमित अंतराल में जब जब बताया है आप अगर विजिट्स करते हैं तो 90% जटिलताओं को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 10% केसेस में जो प्रिवेंटेबल नहीं होती, जो प्रसव के दौरान अचानक होती हैं, उसके लिए ऐसी एक जगह को आप आइडेंटिफाई करके रखें जहाँ पर हर तरह की इमरजेंसी डील करने की फैसिलिटी हो, वहाँ पर एक्सपर्टीज़ हो और वो आपके लिए सुगम हो, यानी कि वो आप इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत वहाँ पर पहुँच सकें। जी, इसके अलावा ये आपसे जानना चाहेंगे बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी क्या इस वक्त प्रयास किए जा रहे हैं? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में अब महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ गई है।
इसी कारण से लगभग हर शहर में, हर गांव में हम एक स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं। वहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है, यानी कि अब वहाँ पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, नर्सेस की ट्रेनिंग की जाती है, और साथ ही स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हर लेबर रूम में जहाँ पर प्रसव होगा वहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि लक्ष्य इनिशिएटिव के अंतर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए एक्रेडिशन की भी अब जो बात है वो चल रही है। अधिकतर लेबर रूम्स में लक्ष्य एक्रेडिशन कराया जाता है, जिससे उनकी जो क्वालिटी है सेवाओं की, वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें। मैम, तमाम मुद्दों पर आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत सरल तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बातें समझाई, और उम्मीद यही करते हैं कि जो जानकारियाँ आपके द्वारा दी गई हैं वो आप तक पहुँची होंगी और उसका आप लाभ ले सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को हम अगले स्तर पर ले जाते हैं और अब हम पर्यटन की बात करेंगे। पर्यटन के सेगमेंट में हम देखेंगे कि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं वो आखिर कितना खास स्थान है। तो आपको आज लिए चलते हैं माँ गढ़कालिका के दरबार में, जहाँ पर भक्तों पर माँ की कृपा बरसती है और सारे सपने पूरे होते हैं। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है, वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी, तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है।
আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकद आहे ताकद माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए હું ભારત છું ભારત છે મુજમાં હું તાકત છું તાકત છે મુજમાં मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தியின்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अभी तक हमने जाना कई ऐसे मुद्दों पर बात करी जो कि आपके सरोकार से जुड़ी थी, जन सरोकार से जुड़ी थी, राष्ट्रीय मातृत्व दिवस पर हमने बात करी। लेकिन अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब हम साहित्य के क्षेत्र में चलेंगे। एक बहुत ही जाना माना नाम साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ श्रीमती सविता भार्गव जी जुड़ी हुई हैं। आप बहुत साहित्य के क्षेत्र में आपका काफ़ी बड़ा नाम है। मैम आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस मंच पर। तो मैम इससे पहले मैं आपके बारे में बताऊं कि आप स्त्री विमर्श से जुड़ी तमाम कविताएं लिखती हैं और तमाम आपके ऐसे श्रोता हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। तो शुरुआत क्यों ना आपके कविता पाठ से ही की जाए। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर। मैं अपनी कविताओं से शुरुआत करती हूँ। कल बारिश हुई थी जी। तो कविता का शीर्षक है तो कविता लिखूं। जी। बारिश हो अगर रात भर तो कविता लिखूं। जी। प्लास्टिक की चिड़िया अगर फुदक पड़े तो कविता लिखूं। अजनबियों के बीच अगर कोई प्यारा लगे तो कविता लिखूं। भाषा अपनी सीधी सपाट अगर ढल जाए मौन में तो कविता लिखूं। ये चैत का मौसम चल रहा है जी। अप्रैल का। राह पुरानी थी वही थे पेड़ पुराने मकानों के आसपास। राह पुरानी थी वही थे पेड़ पुराने मकानों के आसपास, लेकिन धूप थी खूब चटक जैसे सोने और चांदी का उसमें खूबसूरत मिश्रण था, और जिसमें पेड़ों की टहनियाँ ज़्यादा ही छरहरी लग रही थीं। छरहरी टहनियों में मैं खो गई जैसे मैं यौवन में खो गई, प्यार के स्वाद में खो गई। ओ मेरे पुराने दिन, पुलकित कर देने वाले पल, जीवन के नियमहीन नियम।
कविता अप्रैल पर है। जी। धूप का ढेर लगना शुरू हो गया है, कहीं भी खड़े हो जाओ। धूप जिस चीज पर पड़ती है उसकी परछाई तुम पर गिरेगी। धूप के सागर में जैसे परछाई का छोटा जहाज, जिधर देखो उधर। मेरी आंखों के ऊपर मेरी पलकें जैसे पाल बन गई हों और मैं छोटी सी नाव अपने जीवन की तमाम लहरों को पार कर रही हूँ। मैं घिर गई हूँ धूप तूफान में, और कितना समय लगेगा मुझे पिघलने और ढलक जाने में, और कितना समय लगेगा सूर्य जैसा प्रेमी पाने में। अगली कविता है नदियों का गीत। जी जी। नदियाँ बहुत सुंदर गाती हैं बारिश के मौसम में, और मौसम ने ज़्यादा कहर नहीं ढाया हो तो थोड़ा ज़ोर से गाती हैं, और बहुत सुंदर भी। कोई गांव नहीं जहां नदियों का गीत प्रसिद्ध ना हो, चाहे वहां से नदी बहुत दूर हो। कोई भी कंठ नहीं जिसमें नदियों का गीत नहीं बसा हो, क्योंकि कंठ होते ही हैं नदियों के प्रवाह से बने हुए। नदियां प्रवाहित होते हुए अपना रास्ता खुद चुनती हैं, और जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके रास्ते पर सबको अपने कंठ में बसा लेती हैं। नदियां नहीं होती तो संसार होता बेसुरा। जी। कविता का शीर्षक है थमी हुई बारिश में दोपहर। धुंधला धुंधला दिन, खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदें, जहां तक देखो वहां तक सब गीला। आकाश जैसे एक कागज का टुकड़ा, बस उस पर कलम चलाने की देर है। थमी हुई बारिश में दोपहर खरगोश की पीठ की तरह है, जिस पर मन ही मन फेरती हूँ मैं उंगलियां। प्यार मेरा एकमात्र सहारा है, ये मौसम जिसके अनुकूल है, हरियाली से सुवासित मौसम, ये सबसे सुंदर प्रेम पत्र है। कविता का शीर्षक है विकास। मेरे घर के अहाते में पेड़ थे जो कुर्सी, मेज और पलंग बनने से अभी बचे हुए थे। मेरे घर के अहाते में पेड़ थे जो कुर्सी, मेज और पलंग बनने से अभी बचे हुए थे। मैं यहाँ बैठ सकती थी पाँव पर पाँव चढ़ाकर, देर रात तक सुन सकती थी चिड़ियों की चहचह। देर रात तक सुन सकती थी चिड़ियों की चहचह। गमले के पौधे के पत्ते पर रेंग रही इल्ली को देखकर घर और अहाते की हिफाजत के बारे में सोच सकती थी। लेकिन सुना है खाली करवाई जाएगी मेरी कॉलोनी। लेकिन सुना है खाली करवाई जाएगी मेरी कॉलोनी, काटे जाएंगे सब पेड़ गिराकर मकानों को, और मैं 10वें माले पर बैठकर पेड़ का चित्र सामने देखूंगी। बहुत कर्ज। आकाश को जगह देती हूँ आँखों में, एक दूसरा आकाश मेरे मस्तिष्क में खिल उठता है। घास, तिनके और फूल को जगह देती हूँ अपने चारों ओर। मेरा हृदय बन जाता है शहद का कोश, डब डब भरा हुआ। पृथ्वी ने मुझे जगह दी है जिसका मैं उतार रही हूँ कर्ज। बहुत सुंदर मैम, और बहुत ही अच्छी आप इस वक्त काव्य पाठ कर रही हैं और हमारे दर्शकों तक ये तमाम काव्य पाठ आपका पहुंच रहा है। लेकिन मैम ये हम समझना चाहेंगे, जो आप इतनी अच्छी रचनाएं करती हैं, आपने लिखने की शुरुआत आखिर कब से की? सुनील, ऐसा है कि लिखने की शुरुआत ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, समय नहीं होता कि अचानक से हमने लिखना शुरू कर दिया जी। हमारे बचपन के अनकॉन्शियस में जब हम छोटे होते हैं उस समय, क्योंकि क्या है कि जो कलाएं होती हैं, साहित्य होता है,
स्पोर्ट्स होता है, ख़ास करके जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं चुनते जी। वो हमें चुनती हैं कि हमारा जब अनकॉन्शियस के समय में हमारे अंदर किस तरह से चीज़ें प्रवेश करती हैं, और जब हम बड़े होते जाते हैं, बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद हमारा जो माइंड मेकअप होने लगता है, उस समय हमारे अंदर वही बचपन की छुपी हुई कोई एक इच्छा, कोई एक क्रिएटिविटी वो हमारे अंदर पनपती रहती है। तो आसपास का वातावरण पा कर के फिर ऐसी कोई चीज़ घटती है कि जिससे कि हम उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है कि जब हम अगर कोई एक ख़ास जीवन जीते हैं या अपनी मर्ज़ी से जीते हैं या अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन के आपके जीवन जीते हुए को लोग पसंद करें या आपके आसपास के वातावरण का प्रतिकूल वातावरण हो सकता है। कभी अनुकूल भी होता है लेकिन प्रतिकूल ज़्यादातर होता है। तो ऐसे में फिर आदमी अपने अकेलेपन की ओर जाता है, और अकेलेपन में तो जैसा कि सबके साथ घटता है कि वो अपनी डायरी लिखने लगता है। तो डायरी लिखने लगता है तो अपनी क्योंकि जब अभिव्यक्ति के सारे ठिकाने समाप्त हो जाते हैं तब एक ठिकाना बचता है कविता का, और आदमी कवि हो जाता है या साहित्यकार हो जाता है। तो शुरुआत ऐसी ही डायरी से होती है कि जिसमें वो अपने ख्याल जो किसी से शेयर ना कर सके वो अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देता है। फिर ऐसे ही लिखते 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 फिर जब अगर बाई चांस वो किसी के सामने वो चीज़ आती है, तो अगर उसको वाहवाही मिलती है या उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसके मन में अपने आप को समाज को दिखाने का एक इच्छा भी जागृत हो जाती है, अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी हो जाती है। बिल्कुल मैम, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी किताबें यहाँ पर आपके हमारे सामने रखी हैं, तो क्यों ना दर्शकों तक भी इन किताबों को दिखाया जाए कि आखिर आपने। हाँ, ये मेरा पहला कविता संग्रह था किसका है आसमान जी, और दूसरा संग्रह है अपने आकाश में जी, और तीसरा अभी जो आया है वो है थमी हुई बारिश में दोपहर। जी, अब मैम ये समझना चाहेंगे क्या खासियत है अलग अलग किताबों में अलग अलग थीम जो रखी गई है? थीम तो ज़्यादातर एक ही तरह की है कि प्रकृति से जुड़ी हुई है जी, और आसमान से जुड़ी हुई है जी, और लेकिन मेरी ज़्यादातर कविताएं स्त्री विमर्श पर हैं जी, तो ज़्यादातर कविताओं के जो विषय हैं वो स्त्री को लेकर हैं, प्रेम को लेकर हैं, प्रकृति को लेकर के हैं जी। मैम इसके अलावा ये समझना चाहेंगे आखिर आप इसके अलावा और कौन सी विधा हैं जिसमें आप लिखती हैं, जिसमें आप कविता पाठ करती हैं? कविता तो विधा शुरुआत में हर व्यक्ति अपनी एक छंदबद्ध शुरू में लिखते थे, फिर बाद में जो नई कविताएं उस तरह से लिखने लगे। लेकिन कविता में क्या होता है कि हम अपने आप को उतना पूरा खुलकर के नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि वो एक सीमित वाक्य और सीमित भाषा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर जो कवि हैं जी, वो बाद में जाकर कहीं ना कहीं वो गद्य को पकड़ भी लेते हैं। तो वैसे तो मैं समीक्षाएं भी लिखती हूँ, आलोचनाएं भी लिखती हूँ, नाटक भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन अभी इन दोनों में एक बड़ी विधा में जा रही हूँ उपन्यास में, तो मैं अभी उपन्यास भी एक लिख रही हूँ। अच्छा मैम, ये देखा गया है कि जो भी कवि रहते हैं उनकी कोई ना कोई ताकत रहती है, कोई ना कोई प्रेरणा रहती है। इतने अच्छे से आप सारी चीज़ें लिखती हैं, आप काव्य की ओर भी जा रही हैं, और मैं ये समझना चाहूँगा आपकी ताकत या आपकी प्रेरणा आखिर कौन है? देखो, ताकत प्रेरणा जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे खुद के अपने अनुभव होते हैं, निजी अनुभव हैं। जब तक कोई कवि, जब तक कोई साहित्यकार अपने निजी अनुभव से नहीं गुजरता है, तब तक उसकी कविता में, उसके साहित्य में कोई बात आती ही नहीं है। जब तक हम उसको भोग नहीं लेते, जब तक हम, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, जब तक हमारे अनुभवों से वो गुजरती नहीं है, तब तक हम उसको लिख ही नहीं सकते, तब तक हम कोई रचना कर ही नहीं सकते। लेकिन इसको रचना करते समय हमको अपने ही अनुभवों से काम नहीं चलाना होता है। हमारे अनुभव जब तक समष्टिगत नहीं हो जाते, व्यष्टिगत जो हमारे व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, जब तक व्यष्टि समष्टि से नहीं जुड़ जाती, हमारे अनुभव दूसरों के अनुभव से नहीं जुड़े जाते, तब तक कविता में या साहित्य में कोई बात नहीं आती। जब भी कोई कविता पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, तो उसको लगता है कि ये मेरे ही जीवन से घटी, तभी वो जा कर के उससे जुड़ पाता है। तो अपने
स्व अनुभव को परा अनुभव बना करके, उसको सार्वजनिक अनुभव बना करके फिर रचना प्रकट होती है। लेकिन मैम एक निजी अनुभव आखिर रचना का रूप कैसे ले लेता है? और ख़ास तौर पर यदि हम श्रोताओं की बात करें तो जिस तरह से कविता पाठ किए जाते हैं तो वो अपने आप को रिलेट कर जाते हैं उन चीज़ों से, तो ये माना जाए कि दूसरों के अनुभवों को भी रचना में ढाला जा सकता है? देखो, ऐसा है कि मनुष्य तो सारी सृष्टि में एक ही है, वही 5 इंद्रियां सबके पास हैं। जैसे 5 इंद्रियों से सबको जो अपने अनुभव होते हैं वो सब, और ज़्यादातर अधिकतर जो संसार है उसमें जो मनुष्य का समाज है वो समाज भी लगभग एक सा ही है, पृथ्वी भी एक सी ही, मौसम भी एक सा ही, सब कुछ जब एक सा ही है तो जो हमारे अनुभव हैं ज़्यादातर अलग अलग समाजों में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर पर होते हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक अनुभव है, हमारे बेसिक जो फीलिंग है, अनुभूति है, वो लगभग एक ही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे जीवन में कोई विशेष घटना घटती और आपके जीवन में कोई अलग घटना घटती, जो कि दोनों घटना एक दूसरे के जीवन में नहीं घटती हैं। तो हमारे जीवन में हम भी प्रेम करते हैं, सामने वाला भी प्रेम करता है, हमारे जीवन में भी आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं, सामने की भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो कमोवेश सारी समस्याएं, सारी जो फीलिंग है, अनुभूतियाँ लगभग एक ही होती हैं, लेकिन जब हमारे जो हम पर जो गुजरती, हमारा जो स्व अनुभव होता है, वो जब तक हम उसको पर अनुभव नहीं बना लेते, दूसरे का अनुभव नहीं बना लेते, तब तक तो रचना आती ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस अनुभव को नहीं भोगते हैं, सामने वाले की समस्या, सामने वाले का जो अनुभव होता है उसको जब हम कविता में लेकर के आते हैं तो तब तक नहीं ला सकते कि जब तक कि हम उस अनुभव से खुद को ना गुजार लें जी। तो उसके लिए एक नाटक में एक शब्द बोला जाता है, पर काया प्रवेश जी। तो कविता हो, साहित्य हो, कला हो, इसमें भी हमारे जो पर अनुभव हैं, दूसरों के जो अनुभव हैं, उनसे भी हम साक्षात करके उसमें भी परकाया प्रवेश करके उसको भी जब तक हम अपने आप में महसूस नहीं कर लेते तब तक उसमें भी बात नहीं बनती। तो स्व अनुभव परा अनुभव बनता, परा अनुभव स्व अनुभव बन करके फिर इसके बाद ही कविता या साहित्य की रचना होती है। जी। अब मैम जैसा कि हम सभी मैं जानते इसमें हैं, एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि पर अनुभव से में परकाया प्रवेश ना करके, उसको ना भोग करके, हम अगर मान लो नकली ढंग से कोई चीज़ लिखते हैं जहाँ हम गांव नहीं गए और हमने भोगा नहीं, तो वो हमारी कविता नकली हो गई। कभी कभी कोई विचारधारा भी होती है कि विचारधारा फैशन के तहत हम किसी विचारधारा की तरफ चले जाते हैं जो कि हमारा खुद का निजी अनुभव नहीं होता, तो विचारधारा भी नकली होती है और कुछ समय बाद फिर हम उसको लौट भी आते हैं उस विचारधारा को छोड़कर। तो विचारधारा भी जब तक हमारे अनुभव से नहीं गुजरती तब तक हम किसी विचारधारा को भी नहीं पकड़ते। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपने कविता पाठ करे और समय निकाल कर आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको नमस्कार MP का ये अंक पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि अगली बार कुछ और नई जानकारियाँ और नई चीज़ें लेकर आपके सामने होंगे, और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।